नमस्कार। अब आते हैं हम पाइनस में फीमेल कोन। रिप्रोडक्शन में फीमेल कोन का निर्माण अब किस तरह से होता है। तो फीमेल कोन का निर्माण जो है वो इसके लॉन्ग शूट की शाखाओं के शीर्ष पर जो स्कैली लीव्स उपस्थित होती हैं उनके कक्ष में 1 से लेकर 4 समूह में विकसित होते हैं। मतलब 1 से लेकर 4 फीमेल कोन एक शाखा पर स्कैली लीव्स के कक्ष में निर्मित होते हैं। ये असीमित वृद्धि की शाखाओं को प्रतिस्थापित करते हैं और मैदानी क्षेत्रों में इनका विकास दिसंबर से लेकर जनवरी और पहाड़ी क्षेत्रों में अप्रैल मई में होता है। इनके अंदर जो पॉलन है वो अगली बसंत ऋतु में आते हैं और मतलब पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो अगली सीज़न में होगी। इस सीज़न में तो केवल एक कोन का निर्माण होगा। अब ये जो बीज युक्त कोन है ये 3 साल में परिपक्व होते हैं और प्रथम वर्ष में काफ़ी छोटे होते हैं ये और लाल हरी संरचनाएं होती हैं। दूसरे वर्ष में इन शंकुओं का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है और ये जो है ये और इनमें जो बीजाणु पर्ण है ये सहज रूप से व्यवस्थित होते हैं। तीसरे वर्ष में ये शंकु परिपक्व हो जाते हैं और ये शंकु केंद्र अक्ष की वृद्धि के कारण बीजाणु पर्णों के बीच में पर्याप्त स्पेस आ जाता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है ये वाला, ये एक साल वाला शुरुआत का। उसके बाद दूसरे ईयर के अंदर ये थोड़े से लंबे होते हैं और ये कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज हो रहे हैं और मेगास्पोरोफिल इसमें कोन एक्सिस पर कॉम्पैक्ट रूप से अरेंज हो रही और यहाँ पर ये आपस में एक दूसरे से काफ़ी दूर स्पेस आ गया है। इनमें स्पोरोफिल में इस तरह से स्पेस आ गया है। तो परिपक्व होते हैं तब इनके अंदर अक्ष की वृद्धि के कारण कोन एक्सिस जो है इसकी वृद्धि के कारण इनके अंदर स्पेस आ जाता है स्पोरोफिल के बीच में। अब फीमेल कोन की जो माप है वो मेल कोन की तुलना में काफ़ी अधिक होती है और सामान्यतः इनकी लंबाई 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक होती है और लैम्बर्टियाना में पाइनस लैम्बर्टियाना में लगभग 60 सेंटीमीटर लंबाई होती है। स्त्री जो फीमेल कोन है इसकी संरचना मेल कोन से अधिक जटिल होती है और प्रत्येक शंकु में कई सारी मेगास्पोरोफिल लगी हुई होती हैं जो कि सेंट्रल एक्सिस के चारों ओर स्पाइरल क्रम में विन्यासित होती हैं। कुछ आधारीय अपेक्षाकृत छोटे स्पोरोफिल होती हैं उनको छोड़ के, मतलब जैसे कि हमने मेल कोन में देखा था कि आधारीय जो है वो स्टराइल होती हैं और बाकी सारी फर्टाइल होती है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कि आधारीय जो है गुरु बीजाणु पर्ण वो अपेक्षाकृत छोटे भी होते हैं और वो स्टराइल होते हैं और उसके बाद वाली सारी जो है शेष ऊपर तक की सारी फर्टाइल होती है। प्रत्येक कुछ गुरु बीजाणु पर्ण में एक संयुक्त गुरु बीजाणु पर्ण जो है वो एक संयुक्त संरचना से बनी हुई है। जैसे इसके अंदर 2 स्केल्स होते हैं और एक ब्रैक्ट स्केल कहलाता है और दूसरा कहलाता है कोन स्केल। ब्रैक्ट स्केल या कोन स्केल और दूसरा जो होता है वो ओव्यूलीफेरस स्केल कहलाता है। ब्रैक्ट स्केल अपेक्षाकृत छोटा और झिल्ली में संरचना होती है और कोन एक्सिस पर ये इस ब्रैक्ट स्केल के द्वारा ही ओव्यूलीफेरस स्केल के नीचे सीधे संलग्न होती है। शंकु के परिपक्व होने पर ये जो ब्रैक्ट स्केल है ये मुड़ जाते हैं और बीजों का डिस्पर्सल जिससे आसान हो सकता है और मतलब जब बीजों का प्रकीर्णन होता है वो आसान हो जाता है इनके मुड़ जाने के कारण। क्योंकि वो मुड़ जाते हैं तो ही उनमें बीच बीच में स्पेस आ जाता है। कोन एक्सिस की लंबाई में वृद्धि होने से ये इस तरह से होता है। प्रत्येक जो ब्रैक्ट स्केल है इसमें एक संवहन पुल होता है और जाइलम ऊपर की ओर होता है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इसके अंदर इसके इस भाग में कैपिलरी स्केल या कवर स्केल इसको कहते हैं।
ओविलिफेरस स्केल जो है वो भूरे रंग की, मतलब जो ब्रैक्ट स्केल है उसको कैपिलरी स्केल या कवर स्केल भी कुछ वैज्ञानिक कहते हैं। इसके जो ये भाग है जो जाइलम जिसमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है वो वाला। ओविलिफेरस स्केल जो है वो भूरे रंग की काफ़ी दृढ़ और काष्ठी संरचना होती है, जो कि ब्रैक्ट स्केल की डॉर्सल सतह पर संलग्न होती है। प्रत्येक ओविलिफेरस स्केल की आकृति लगभग त्रिकोणीय होती है, और जैसा कि हमने मेल कोण में देखा था, त्रिकोणीय आकृति होती है। ऊपरी भाग चौड़ा और मोटा भाग होता है जिसको एपोफाइसिस कहते हैं, और सरफेस व्यू में जो एपोफाइसिस है ये रोम्बॉइडल प्रतीत होती है, हमको रोम्बॉइडल दिखाई देती है। और सेंट्रल एक्सिस, इसका जो सेंट्रल एक्सिस है वो अम्बो कहलाता है। प्रत्येक ओविलिफेरस स्केल की अपाक्ष सतह पर, डॉर्सल सतह पर आधार के समीप 2 ओव्यूल स्थित होते हैं। प्रत्येक ओव्यूल का माइक्रोपाइल कोन एक्सिस की ओर डिस्ट होता है, कोन एक्सिस की तरफ दिखाई देता है। ओविलिफेरस स्केल का जो मॉर्फोलॉजी है उसमें काफ़ी विवाद रहा है, और ये ओविलिफेरस स्केल जो है स्कैलील्यूस के ब्रैक्ट स्केल के कक्ष में स्थित होती हैं, और इसकी आकृति के बारे में काफ़ी विवाद रहा है। समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी अलग अलग व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने किस तरह की इसकी मॉर्फोलॉजी बताई है वो कुछ इस प्रकार है। सेक्स और आइकलर नाम के साइंटिस्ट के अनुसार जो फीमेल कोन है वो एक सिंपल फ्लावर है, और उसमें शंकु के केंद्रीय अक्ष की तुलना में रिसेप्टेकल अथवा ये यहाँ पर इस तरह से ये व्यवस्थित है। ये इस डायग्राम में इसका जो अरेंजमेंट है कोन एक्सिस पर वो आप देख सकते हैं, और जो रिसेप्टेकल या थैलेमस से जो सेंट्रल अक्ष है उसकी तुलना रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस से की, और अक्ष पर उपस्थित अनेक स्कैलील्यूस ओपन कार्पल के समान माना गया। इस व्याख्या के अनुसार जो ओविलिफेरस स्केल है वो ब्रैक्ट स्केल की आउटग्रोथ है, और इसे सिलेजिनेला में लिग्यूल, एंजियोस्पर्म में प्लेसेंटा ऑफ एंजियोस्पर्म समझा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन के अनुसार जो ओविलिफेरस स्केल है वो ब्रैक्ट स्केल के कक्ष में उपस्थित एक ओपन कार्पल है, परंतु इस मत की आलोचना की गई। श्लीडन के अनुसार ओविलिफेरस स्केल सहपत्र ब्रैक्ट स्केल के कक्ष में उपस्थित एक एक्सिलरी प्लेसेंटा है। अलेक्जेंडर ब्राउन के अनुसार जो ओविलिफेरस स्केल है वो एक एक्सिलरी शूट की प्रथम 2 पंक्तियों में फ्यूज़न से बनी संरचना है, और कक्षीय प्ररोह की वृद्धि प्रथम 2 पंक्तियों के विकास के पश्चात समाप्त हो जाती है। वॉन्टिगम के अनुसार ये जो ब्रैक्ट स्केल को एक लीफ और ओविलिफेरस स्केल को उसके कक्ष में उपस्थित एक सिंगल लीफ ब्रांच माना है। इसके बाद फ्लोरीन नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने जीवाश्म फॉसिल कॉनिफर का अध्ययन किया, उस अध्ययन के आधार पर पाइनस के फीमेल कोन को एंजियोस्पर्म के पुष्पक्रम के समान और पुष्पक्रम के समतुल्य माना, और कोन एक्सिस को उन्होंने पैडंकल के समान समझा, मतलब पुष्प की जो पैडंकल होती है उसके समान माना। और इनके अनुसार जो ब्रैक्ट स्केल है वो वास्तव में एक ब्रैक्ट है, और इसके कक्ष में उपस्थित ओविलिफेरस स्केल एक अल्प विकसित या रूडिमेंटरी फीमेल फ्लावर है। फ्लोरीन ने सहपत्र स्केल को, मतलब ब्रैक्ट स्केल को ओविलिफेरस स्केल के लिए संयुक्त नाम दिया सीड स्केल कॉम्प्लेक्स, ये शब्द का प्रयोग किया। तो ये जो है इसके मॉर्फोलॉजिकल नेचर, ब्रैक्ट स्केल जो इसके अंदर ब्रैक्ट स्केल और ओविलिफेरस स्केल जो पाया जा रहा है, ओविलिफेरस स्केल के मॉर्फोलॉजिकल नेचर पर काफ़ी साइंटिस्ट में आपस में विवाद रहा, और उस विवाद को अलग अलग साइंटिस्ट ने इस तरह से प्रस्तुत किया। अब उसके बाद आते हैं हम कि इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। मेगास्पोरेंजियम का मेगास्पोरोफिल पर, मेगास्पोरोफिल कोन एक्सिस पर स्पाइरली अरेंज है। अब उसके अंदर जो एपोफाइसिस के अगला हिस्सा जो है एपोफाइसिस है, और नीचे पैडंकल से ये जुड़ी हुई है स्टॉक से कोन एक्सिस पर। अब ये जो है इनका विकास स्पेरेंजियम प्रकार का होता है, मतलब एक से अधिक
सेल्स इसके डेवलपमेंट में भाग लेती हैं। गुरु बीजाणुधानी की डॉर्सल सतह पे छोटे छोटे से उभार के रूप में विकसित होती हैं। ओविलिफेरस स्केल की डॉर्सल सतह पर छोटे छोटे से उभार के रूप में मेगास्पोरेंजिया डेवलप होती हैं और ये उभार पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं के बने हुए होते हैं और ये विकसित होकर न्यूसेलस बनाते हैं। न्यूसेलस की वृद्धि के साथ साथ इसके आधार पर एक वलयाकार अतिवृद्धि उत्पन्न होती है और न्यूसेलस के चारों ओर एक आवरण बनाती है। इसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये जो इंटेग्यूमेंट है ये न्यूसेलस को पूरी तरह से घेरे रहता है। इसके शीर्ष पर एक संकीर्ण छिद्र होता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल ओविलिफेरस स्केल के आधार की ओर दिष्ट होता है और बीजांड के अंदर मतलब ओव्यूल के अंदर ये न्यूसेलस के शीर्ष पर एक नैरो ऑब्लिक कैनाल के द्वारा खुलता है। प्रारंभिक अवस्था में जो इंटेग्यूमेंट है वो न्यूसेलस से स्वतंत्र होती है, परंतु कुछ समय के पश्चात जो न्यूसेलस के चैलेजा के क्षेत्र की वृद्धि होने के कारण जो इंटेग्यूमेंट का आधारी भाग है वो इससे जुड़ जाता है। माइक्रोपाइल के निकट जो इंटेग्यूमेंट है वो बीजांडकाय से स्वतंत्र रहते हैं और यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो डायग्राम है सबसे पहले ये इस तरह से न्यूसेलस का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद ये इंटेग्यूमेंट विकसित होती हैं और ऊपर की तरफ ये माइक्रोपाइल रीजन होता है। ये यहाँ पर इस तरह से न्यूसेलस के अंदर आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। ये ऊपर की तरफ यहाँ जो माइक्रोपाइल रीजन बना उसके नीचे पोलन चैम्बर डेवलप होता है। तो ये जो इंटेग्यूमेंट ये जो बीजांडकाय के शीर्ष पर मतलब माइक्रोपाइल की ओर एक हाइपोडर्मल सेल आकार में बाकी कोशिकाओं से मतलब अब जो स्पोरेंजिया का डेवलप यहाँ पर अब ये आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, तो ये आकार में वृद्धि करके हाइपोडर्मल सेल जो है वो आकार में वृद्धि करके बाकी कोशिकाओं से अपेक्षाकृत बड़ी हो जाती है। इसको हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल सेल। ये पेरिक्लाइनल डिवीज़न के द्वारा पेराइटल सेल ऊपर की तरफ पेराइटल सेल और नीचे की तरफ मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। ये पेराइटल सेल जो है पेरिक्लाइनल डिवीज़न से टैपिटम बनाती है और जो कि एक न्यूट्रिटिव लेयर के रूप में कार्य करता है। जो गुरु बीजाणु मदर सेल है जिस आर्चीस्पोरियल मेगास्पोर मदर सेल, ये मेयोसिस से 4 मेगास्पोर का निर्माण करती है जो कि एक लीनियर टेट्राड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। अब ये जो गुरु बीजाणु है ये इसमें से 3 गुरु बीजाणु जो माइक्रोपाइल रीजन की तरफ स्थित है ये हासित हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु ही फंक्शनल रहेगा और जो आगे जाकर फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर किस तरह का है, तो प्रत्येक जिम्नोस्पर्म के समान ही पाइनस में भी ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस होता है और ओविलिफेरस स्केल की डॉर्सल सतह पर स्थित होते हैं। इनका जो माइक्रोपाइल कोन एक्सिस की ओर उद्दिष्ट होती है और इसके अंदर ये जो भाग है वो इस तरह से होती है कि सबसे पहले न्यूसेलस ये बीजांड का मैसिव पैरेन्काइमेटस भाग होता है। इंटेग्यूमेंट इस न्यूसेलस के चारों ओर एक मोटा प्रोटेक्टिव कवरिंग के रूप में होता है जिसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। ये न्यूसेलस के शीर्ष पर एक छोटा संकीर्ण छिद्र बनाता है जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। इंटेग्यूमेंट 3 परतों में विभाजित होता है। बाहरी वाली परत फ्लैशी होती है, बाहरी वाली और भीतरी वाली परतें फ्लैशी होती है और मध्य वाली परत जो है वो स्टोनी होती है। ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये जो न्यूसेलस ये बाहरी वाली और बाहर और अंदर ये दोनों जो है
ये फ्लैशी लेयर है, मिडल वाली जो है वो स्टोनी लेयर है, और ये बीच में न्यूसेलस, ये माइक्रोपाइल रीजन है जैसा भी आपको बताया। इसके बाद इसके अंदर जो माइक्रोपाइल अगला जो रीजन है वो माइक्रोपाइल फ्लैशी होती, और बीजांड के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में जो इंटेग्यूमेंट है वो न्यूसेलस से पूर्णतः स्वतंत्र होता है, लेकिन परिपक्व अवस्था में ये न्यूसेलस के आधारीय भाग की वृद्धि के कारण ये भाग जो है इंटेग्यूमेंट से संयुक्त हो जाता है, परंतु ऊपर की ओर ये इंटेग्यूमेंट से स्वतंत्र रहता है। अब जो बीजांड है इसके ऊपरी भाग में इंटेग्यूमेंट न्यूसेलस के बीच में एक रिक्त स्थान रह जाता है जिसको हम पॉलन चैम्बर कहते हैं, और परागकण के जो कि पॉलिनेशन के पश्चात जो पॉलन ग्रेन इसके अंदर इस चैम्बर में एकत्रित होते हैं, और यहाँ पर ही फिर मेल गैमेटोफाइट का विकास होता है। माइक्रोपाइल वाला रीजन जो कि शीर्ष पर स्थित होता है, संकीर्ण छोटा सा छिद्र के रूप में पाया जाता है जिसका निर्माण इंटेग्यूमेंट के द्वारा होता है। वस्कुलर सिस्टम जो कि पाइनस के बीजांड में सुविकसित रूप से वस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है, और ये बीजांड के आधार पर स्थित कुछ ब्रैकेट्स के द्वारा ही रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से ये ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है, और ओव्यूल की ये संरचना, बस इसका ओव्यूलिफेरस स्केल का थोड़ा सा विवाद है, और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं उसके लिए, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओव्यूलिफेरस स्केल की मॉर्फोलॉजिकल नेचर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसके ओव्यूल की संरचना एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अब ये जो ओव्यूल डेवलप हुआ इसके बाद अब गैमेटोफाइट का निर्माण यहाँ पर अब आगे किस तरह से होगा, और पोलन से मतलब मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण आगे देखेंगे हम। धन्यवाद।